आज हम करेंगे कविता ग्रामश्री। इस कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया, पहले मुझसे सुन लो। 2-3 लाइन में आपको पूरी कविता बता देता हूं, फिर लाइन बाय लाइन या वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। देखो, इस पूरी कविता में कवि ने खेतों के बारे में, हरियाली के बारे में, पौधों के बारे में, यानी एक तरह से प्रकृति के बारे में वर्णन किया है। पूरी कविता प्रकृति का वर्णन करती है। कहीं उनको अलसी का पौधा दिख रहा है, कहीं खेतों में उगी हुई फसल यानी गेहूं उगी हुई दिख रही है, तो कहीं ऐसी स्थिति भी है जहां आम के पेड़ भी, आम के पौधे भी दिख रहे हैं। तो इस तरह के अलग अलग हरियाली देखते हुए कवि कुछ वर्णन कर रहा है, कुछ बता रहा है। इसी के बारे में पूरी कविता एक ही विषय के बारे में, एक ही थीम के बारे में, एक ही टॉपिक बता रहे हैं, यानी प्रकृति के बारे में, प्रकृति की हरियाली के बारे में। देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। देखो, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। अब इन 4 पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, पहले मुझसे सुन लो ताकि ये 4 पंक्तियां बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो, इन 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है, जो बहुत ही देखने में अच्छी लग रही है, बहुत ही मजा आ रहा है देखने में। और इतना ही नहीं, सूर्य की किरणें उस हरियाली पर जब पड़ती हैं तो चांदी जैसी आभा बिखेरती हैं, यानी चमक बिखेरती हैं। यही इन 4 पंक्तियों में पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखो, मखमल, मखमल का मतलब होता है वेलवेट कपड़ा होता है ना, वैसा ही वो मखमल ही होता है, यानी मखमल से बना हुआ, यानी बहुत सॉफ्ट होता है वो। तो यहां सॉफ्ट के लिए यानी कोमलता को दिखाने के लिए यहां मखमल का प्रयोग हुआ है। हरियाली, यहां कोमल क्या है, हरियाली की बात हो रही है। तो रवि का मतलब है यहां पर सूरज, और इसके अलावा बाकी शब्दार्थ आपको आते हैं। देखो, फैली खेतों में दूर तलक, मतलब कवि कहते हैं कि दूर दूर तलक यानी दूर दूर तक खेतों में फैली हुई है। फैली हुई है, क्या फैली हुई है, मखमल की कोमल हरियाली, यानी मखमल जैसी कोमल हरियाली वहां दूर दूर तक फैली हुई है। कहां, खेतों में। ये 2 लाइन में था। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, मतलब जो हरियाली चारों तरफ फैली हुई है उसमें सूरज की किरणें लिपटी हुई हैं। कैसी लिपटी हुई हैं, चांदी की सी उजली जाली। ऐसा लग रहा है, मतलब जब सूर्य की किरणें उस हरियाली पर पड़ती हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उजली जाली के समान हो। उजली माने चमक के साथ, चमकती हुई, और चांदी के समान का मतलब चांदी जैसी चमक उत्पन्न हो रही है। तो चांदी के समान बिखरी हुई जाली के समान लग रही है, मतलब सूर्य की किरणें उस हरियाली पर पड़ रही हैं और चांदी जैसी चमक बिखेर रही है। ये थी इन 4 पंक्तियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल निर्फलक। अब इन 4 पंक्तियों में क्या बता रखा है, पहले मुझसे सुन लो ताकि जब लाइन बाय लाइन व्याख्या करूं तो और अच्छे समझ में आए। देखो, इन 4 पंक्तियों में बताया कि जो हरे हरे जो हरियाली है, एक प्रकृति का जो शरीर है उसमें खून बह रहा है। कैसा खून है, हरे रंग का, हरे रंग का खून बह रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब उन चारों तरफ हरा ही हरा, हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे जो धरती है, जो कि सांवली होती है, जो कि काले जैसी होती है या पथरीली होती है, तो वैसे रंग की जो धरती है उसके ऊपर नीला आकाश, नीला फलक, नीला आसमान उसके ऊपर छाया हुआ है या ढका हुआ है। किसके ऊपर, उस धरती के ऊपर। ऐसा लग रहा है जैसे जो काली धरती है या सांवली धरती है, उस सांवली धरती पर नीला आसमान ढका हुआ हो। तो बहुत सुंदर नजारा है, और उसी बीच हरियाली में बहता हुआ खून भी नजर आ रहा है, हरा खून। ऐसा कुछ बताते हुए क्या कहते हैं, देखो देखो पहले शब्द देख लीजिए। देखो, श्यामल का मतलब होता है सांवली, जो काली काली कह सकते हो या थोड़ी काली। भू माने धरती, ये धरती का ही रंग है सांवली। और निर्मल माने साफ, नील फलक माने नीला आसमान। इसके अलावा रुधिर का मतलब होता है खून। अब देखो इसकी व्याख्या। तिनकों के हरे हरे तन पर, जो तिनके हैं ना, कैसे तिनके, जो फसल के तिनके होते हैं वो हरे हरे होते हैं। तो वो हरियाली का जो तिनके हैं, हरे हरे तन, उनके जो हरे हरा तन है, तन माने शरीर, उनका जो हरा हरा शरीर है उसमें हिल हरित रुधिर, हिल रहा है। क्या, हरित माने हरा, रुधिर माने खून। तो हरा खून उसके तन पर हिल रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब ये झलक आ रही है, ऐसी झलक मिल रही है जैसे हरा खून उस हरियाली में बह रहा हो। बहुत हरियाली है, इस बात को लेकर कहा है, क्योंकि खून तो लाल होता है ना, लेकिन उनके तन पर यानी उस तिनकों के तन पर हरा खून बहता हुआ नजर आ रहा है।
आगे क्या कहा, श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल माने सांवली, भू माने धरती, सांवली धरती तल पर झुका हुआ है, सांवली धरती के तल पर क्या झुका हुआ है वो अगली लाइन में लिखा हुआ है। नभ का चिर निर्मल नील फलक, नभ का मतलब आकाश का साफ, बिल्कुल साफ नीला फलक, नीला आसमान उसके ऊपर झुका हुआ है, किसके ऊपर, धरती के ऊपर, सांवली धरती के ऊपर। मतलब ये जो नजारा है ना, देखो नीचे तो सबसे नीचे तो क्या है, सांवली धरती, उसके ऊपर हरियाली, जिसमें हरियाली में बहता हुआ खून दिख रहा है, मतलब हरा खून, उसके ऊपर नीला फलक, नीला आसमान ढका हुआ। तो ये जो नजारा है ना वो कवि को बहुत सुंदर लग रहा है, इसी को लेकर ये 2 लाइन या 4 लाइन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले कवि का नाम मैंने क्या बताया था एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे देखिए, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई के सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। अब कवि हरियाली तो देख रहे हैं, लेकिन उस हरियाली में कुछ पौधे भी दिखते हैं। किस तरह के पौधे हैं, वो उन पौधों की विशेषता भी बताते हैं। क्या कहते हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा माने धरती, धरती रोमांचित सी लग रही है, बहुत खुश लग रही है। आई जो गेहूं में बाली, जब गेहूं में बाली आ जाती है, गेहूं में बाली आने का मतलब गेहूं की जो फसल होती है ना, जब वो उगती है, उगने के बाद उसमें जो ऊपर ऊपर जो दाने आते हैं, उन दानों, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, इसको बालियां कहते हैं। तो गेहूं की बालियां हैं ये। तो जब ये गेहूं की बाली आती है तो धरती रोमांचित हो जाती है, यही बात लिखी हुई है, रोमांचित सी लगती वसुधा, यानी धरती रोमांचित लग रही है जब गेहूं में बाली आ जाती है तब। अब आगे भी है, अरहर सनई के सोने की, अरहर मतलब एक पौधे का नाम है, अरहर की दाल होती है ना, उससे इसी से बनती है, तो वो अरहर सनई, सनई का भी एक पौधा होता है। तो ये दोनों पौधों की खास बात ये है कि उनकी फलियां लगती हैं, वो फलियां होती है सोने जैसी, सोने जैसी का मतलब सुनहरा रंग की होती हैं। तो अरहर और सनई के सोने की जो फलियां हैं वो बहुत ही शोभाशाली है, यानी बहुत सुंदर लग रही है। शोभाशाली मतलब सुंदर लगना, तो ये बहुत अच्छी लग रही है वो फलियां। आगे देखते हैं, उड़ती भीनी तैलाक्त घन, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अब इन 4 पंक्तियों में कवि ने कहा कि जो पीली पीली सरसों है, सरसों तो आपने देखी होगी, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, बहुत सुंदर लगती है ना, सरसों जो लहराती है तो वो और भी अच्छी लगती है। तो सरसों के जो पौधे होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, वो पीली पीली जो जिनके अंदर तेल भरा होता है, मतलब सरसों का तेल होता है, जैसे आपने सुना या देखा भी होगा। तो सरसों के तैलाक्त जो गंध है, यानी तेल से युक्त जो गंध आ रही है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लग रही है, वो उड़कर हमारे तक आ रही है। कवि ऐसा कह रहे हैं कि वो उड़कर चारों तरफ फैल रही है। और इतना ही नहीं, साथ ही अलसी के पौधे के बारे में बताया है कि अलसी का जो पौधा है वो धरती से बाहर निकल रहा है अपनी, क्योंकि जो अलसी होती है वो नीले रंग का पौधा होता है, तो उसमें जो नीले रंग का पौधा है वो बाहर निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है या निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो वो जो सुंदर नजारा है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, यानी नीला पौधा धरती से बाहर निकल रहा है और झांक कर देख रहा है बाहर, ऐसा लग रहा है। तो यही बात लिखी हुई है, देखो पहले शब्द देख लीजिए, तैलाक्त माने तेल से युक्त, नीलम माने नीले, कली माने फूल, जो फूल से पहले कली होती है, यानी फूल बड़ा होता है और जब फूल छोटा होता है तो उसको कली कहते हैं, तीसी माने अलसी। अब व्याख्या देखो, उड़ती भीनी तैलाक गन, फूली सरसों पीली पीली, फूली सरसों पीली पीली का मतलब सरसों जो कि फूल चुकी है, यानी बड़ी हो चुकी है, पीली पीली हो चुकी है, उसमें से तेल से युक्त गंध उड़ती हुई चारों तरफ फैल रही है, उड़ती हुई चारों दिशाओं में फैल रही है और वो बहुत अच्छी लग रही है। लो हरित धरा से झांक रही, हरित धरा माने हरी धरती, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, तो हरित धरा से झांक रही है कौन, नीलम की कली, नीले नीले फूल या नीली कली जो किसकी है, अलसी की। अलसी का जो पौधा है वो अब धरती से झांक रहा है, अर्थात धरती से उग रहा है। आगे देखते हैं, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी। अब यहां जो अब बात चल रही है वो मटर के बारे में है। अभी तो अलसी के बारे में पढ़ा, उससे पहले सरसों के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम मटर के बारे में। तो मटर का भी तो पौधा है, तो उसको देखकर कवि कहते हैं कि हंस रही सखिया मटर खड़ी, मटर खड़ी खड़ी बहुत मुस्कुरा रही है, अर्थात वो भी उग आई है और क्या कर रही है, अलग अलग रंगों के फूलों में रिलमिल हो गई है। रिलमिल का मतलब घुल मिल गई है, क्योंकि और भी तो बहुत सारे फूल हैं, तो मटर का फूल भी अब उसी में ही रिल मिल गया है और हंस बोल रहा है, हंस खिल रहा है, मतलब बहुत खुश है, यानी उसका जो विकसित होना हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। कहने का मतलब यही था। मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी। अब मटर के बारे में ही अगली 2 लाइन भी है कि मखमली पेटियां हैं उसकी, मखमली पेटियां यानी बहुत कोमल पेटियां होती। कैसी है, मटर क्या होता है, मटर बंद होती है, उसकी जो फली होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत कोमल होती है, जब वो खुलती है उसके अंदर दाने निकलते हैं, तो वो फलियां लटकी हुई है,
पेटियों, उसको पेटी कहा है कि मखमली पेटियां हैं उसकी, मखमली यानी बहुत सॉफ्ट, कोमल कोमल पेटियों में जो उनके अंदर दाने हैं, फलियां हैं, वो छिपाए बीज लड़ी, वो उसको उन्होंने छिपा रखा है, बंद करके रख रखा है। ये चारों लाइनें मटर के बारे में थी। चलिए, फिरती है रंग रंग की तितलियां, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। अब यहां इन दो पंक्तियों के बारे में आप समझ ही गए हैं, क्या कर रही हैं? रंग बिरंगी तितलियां फिर रही हैं, उड़ रही हैं, कहां पर? रंग रंग के फूलों पर सुंदर। रंग रंग के जो फूल हैं, यानी अलग अलग रंग के फूल हैं जो बहुत सुंदर हैं, उन पर तितलियां मंडरा रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, फूले फिरते हैं मतलब खुद खुश हैं। कौन? फूल स्वयं, स्वयं खुद फूल जो हैं वो फूले फिरते हैं, यानी वो विकसित हो गए हैं तो वो बहुत खुश हैं। और उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर, मतलब वृंत का मतलब होता है डंठल, डंठल माने जो फूल की वो डंडी होती है नीचे, उसको कहते हैं डंठल। तो वृंतों से वृंतों पर, एक डंठल से दूसरे डंठल पर वो उग रहे हैं, मतलब एक डंठल उगाया, दूसरा डंठल उगाया, इस तरह से धीरे धीरे वो फूल विकसित हो रहे हैं। और ऐसा करने पर फूल स्वयं बहुत खुश हो रहे हैं, यानी विकसित हो रहे हैं। खुश होने का मतलब विकसित हो रहे हैं, यानी बड़े हो रहे हैं। यही बात लिखी थी कि फूल तो खुद स्वयं खुश हो रहे हैं अपने फूलने पर। क्यों? क्योंकि एक वृंत से दूसरे वृंत पर फूल उगते ही जा रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले सरसों का रंग कैसा बताया था? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब इन चार पंक्तियों में कवि ने तीन चार चीजों के बारे में बताया है। क्या? कि एक तो आम का जो पेड़ है या आम का जो पौधा है, उसमें जो फलियां हैं वो सोने चांदी जैसी चमक रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ढाक और पीपल, ये दो पौधे हैं, दो पेड़ हैं जिनके दल, जिनके समूह, जिनकी ब्रांचेस, जिनके पत्ते बहुत उग आए हैं। ये एक बात और बता रखी थी। तीसरी बात कि उन पर बैठी हुई कोकिला यानी कोयल बहुत मस्त हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ तो हरियाली ही हरियाली है। इंसान बड़े खुश हो जाते हैं, वो तो पक्षी हैं जिनका घर ही वही है, तो वो तो खुश होने ही थे। तो यही बात अब हम यहां इन चार पंक्तियों पढ़ेंगे, देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। रजत माने चांदी, स्वर्ण माने सोना, मंजरियों माने लताएं, तरु मतलब पेड़, ढाक का भी एक पेड़ ही होता है, और इसके अलावा दल माने पत्ते, और कोकिला माने कोयल, मतवाली माने मस्त। अब देखो इसकी व्याख्या देखो। अब रजत स्वर्ण यानी चांदी और सोने जैसी लताएं लद गई हैं। कहां पर लद गई हैं? कहां पर आ गई हैं? आम्र तरु पर। आम्र यानी आम के पेड़ पर, आम के पेड़ों की डालियों पर सोने और चांदी जैसी लताएं लद गई हैं, यानी आ गई हैं। झर रहे ढाक, झर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, मतलब उनके जो पत्ते हैं, किसके? ढाक और पीपल, पीपल और ढाक के जो पेड़ हैं उनके पत्ते झर रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली। ये सब देखकर, यानी ये इतना सुंदर नजारा देखकर कोयल मस्त हो जाती है, खुश हो जाती है। आगे देखते हैं। महके कटहल मुकिलित जामुन, जंगल में झरबेरी जूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब इसमें कई चीजों के बारे में वर्णन किया है, मैं एक एक करके बताता हूं। पहला है कटहल, दूसरा है जामुन, तीसरा है बेर, बेर के भी पेड़, तीसरा और आगे है आड़ू, नींबू और आलू, गोभी, बैंगन, मूली, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। मुकुलित का माने अध खिले, यानी पूरी तरीके से जो नहीं खिले हैं अभी। झरबेरी माने बेर की झाड़ी, झूली माने झुक गई, फूले माने फूलना या विकसित होना, खिल उठना, दाढ़ी माने अनार। बाकी शब्दार्थ आपको आते हैं। देखो, महके कटहल, कटहल महक उठे हैं, महक उठे हैं यानी कटहल का जो पौधा है वो महकने लगा है, अर्थात खिल उठा है। और जामुन का जो पौधा है, जामुन का जो फसल है वो अभी मुकुलित है, अर्थात अध खिली है, वो अभी पूरी तरीके से नहीं खिली। और यहां तक कि जंगलों में झरबेरी यानी बेर की जो झाड़ी होती है, बेर जहां लगते हैं, बेर की जो झाड़ी है वो झुली है, मतलब झुक गई है, नीचे की तरफ आ गई है। क्यों? क्योंकि उसमें बेर लग गए हैं। और फूले यानी खिल उठे, कौन कौन? आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, ये सारी चीजें विकसित हो रही हैं। ये सब देखकर कवि बहुत खुश महसूस करता है, आनंदित हो जाता है। आगे देखते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। अब इन चार पंक्तियों में तीन चीजों के बारे में वर्णन है। पहला अमरूद के बारे में, जो कि लाल लाल चितियों से युक्त हो गया है, मतलब चितियां मतलब धारियां आती है ना अमरूदों में, लाल लाल रंग की धारियां आ जाती हैं, जिसका मतलब है कि वो पक गया है। तो एक तो वो अमरूद के बारे में, दूसरा है बेर जो कि बहुत ही मीठे मीठे पक गए हैं, मधुर मधुर आ गए हैं, दूसरी चीज थी। तीसरी चीज थी आंवले। आंवले आपने देखे होंगे, सुने होंगे, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं इसको आंवला कहते हैं। इस आंवलों से भी वो जो पेड़ की जो डालियां हैं वो लद गई हैं, यानी भर गई हैं। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। चितियां माने धारियां जो अमरूदों पर आ गई हैं, सुनहले माने सुनहरे, अमली माने आंवला, जड़ी माने भर गई हैं। अब देखो, पीले मीठे अमरूदों में, पीले पीले जो मीठे अमरूद हैं, अब उनमें लाल लाल चितियां
पड़ गई हैं, अर्थात धारियां आ गई हैं लाल रंग की, जिसका मतलब है वो पक गए हैं, वो अब खाने लायक हो गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, और ये सिर्फ अमरूदों के बारे में नहीं, सुनहरे मधुर बेरों के बारे में भी यही बात है कि वो भी पक गए हैं, जो बहुत सुनहरे सुनहरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुनहरे मतलब पीले पीले होते हैं ना, जैसे मधुर बेर, मीठे मीठे बेर, तो वो ऐसे हो गए हैं। अवली से तरु की डाल जड़ी, अवली माने आंवला, आंवलों से तरु की डाल, तरु की मतलब पेड़ की जो डालियां हैं वो अब भर गई हैं। किससे भर गई हैं? आंवलों से। चलो आगे देखते हैं। लह लह पालक, मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब इन चार पंक्तियों बताने से पहले बच्चों, तितलियों का रंग मैंने कैसे बताया था, यानी इस कविता में तितलियों का रंग कौन सा था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं। अब यहां पर तीन चार चीजों के बारे में वर्णन है। पहली पालक जो बहुत सुंदर लहला रही है, दूसरा धनिया वो भी महक रही है, उसकी खुशबू बहुत आ रही है, और तीसरी चीज है सेम की फली, सेम की भी फली होती है, और लौकी यानी घिया, लौकी का जो फल एक सब्जी होती है वो भी महक उठी है, यानी वो भी बड़ी हो गई है, विकसित हो गई है। टमाटर लाल हो गए, अर्थात वो भी पक गए। मिर्चें, जो मिर्च है वो हरी हरी बड़ी सुंदर लग रही है, यानी वो भी विकसित हो गई है। यही बात अब इन चार पंक्तियों में पढ़ेंगे, बस इतना ही था। लहर, लहर माने लहरा रही है, मह मह माने महक रही है, कौन महक रही है? धनिया, लहरा रही है पालक। लौकी और सेम फैली, फैली माने बेल, लौकी माने घिया का एक जो सब्जी बनती है वो, उसका जो पौधा है। लौकी और सेम फली, सेम मतलब सेम भी एक पौधा ही है, तो लौकी और सेम, ओ का मतलब है और, लौकी और सेम ये दोनों की बेल फैल चुकी है, अर्थात बड़ी हो गई है। मखमली टमाटर हुए लाल, मखमली यानी कोमल, सॉफ्ट, कोमल टमाटर लाल हो गए हैं, यानी वो भी पक गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्चों की जो हरी हरी थैली है वो भी उगाई है, अर्थात मिर्च भी हरी होकर विकसित हो गई है। चलिए अब इन चार पंक्तियों में हम पढ़ेंगे कि जो रेत है गंगा के किनारे, गंगा नदी है वहीं आसपास, उस गंगा नदी के किनारे रेत ही रेत है। उस रेत पर, वो रेत पर जब पानी पड़ता है ना तो वो लहराती है, मतलब लहराती है, तो उसकी जो वेशभूषा है, या यूं कहे वेशभूषा तो नहीं कह सकते, उसका जो रूप है, किसका? उस रेत का, वो लहराता हुआ सा लग रहा है, लहराता हुआ सा बन गया है। क्यों? क्योंकि पानी की वजह से। तो लहराती हुई जो रेत है ना, ऐसा लगता है जैसे सांप की तरह बन गई है। लहराती हुई रेत का जो आकार है वो बिल्कुल सांप की तरह लग रही है, और वो जो रेत है वो जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं वो बहुत ही सतरंगी हो जाती है, बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि वो चमकती है। वो रेत, उस रेत की जो सतरंगी आभा है वो बहुत सुंदर लग रही है। और इसके साथ साथ एक चीज और कि तरबूजों का जो पौधा होता है, तरबूज जो उगते हैं उसका जो पौधा है वो नदी के किनारे लगे हुए हैं, तो वो नदी के किनारे वो जो पौधा, उसकी जो झाड़ियां हैं तरबूजों की वो उगाई हैं, वो बहुत सुंदर लग रही हैं। ये बात मतलब अब जो मैंने अभी समझाई वही हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, बालू के सापों, बालू का मतलब बालू, रेत की बात हो रही है यहां पर। तो ये रेत कहां है? गंगा के किनारे, गंगा के किनारे सतरंगी जो रेत है, कौन सी? बालू रेत। सतरंगी क्यों है? दरअसल जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो सतरंगी लगती है, सात रंगों जैसी लगती है, तो वो गंगा की सतरंगी रेत है। कौन सी? बालू रेत। गंगा की सतरंगी बालू रेत पर सांपों जैसी अंकित कर रखी है, मतलब सांप जैसे लहरा कर चलते हैं, बिल्कुल वैसी ही लहराती हुई जो रेत है ऐसा रूप लिए हुए है। सुंदर लगती सरपत तट पर तरबूजों की खेती, तट पर यानी किनारे पर तरबूजों की जो खेती है वो बहुत सुंदर लग रही है। क्या सुंदर लग रही है? उसकी झाड़ियां छाई हुई, झाड़ियां छाई हुई बहुत सुंदर लग रही है। तरबूजों की जो खेती है किनारों पर, उसकी झाड़ियां बहुत सुंदर नजर आ रही हैं। ये इन दो पंक्तियों में था। आगे बढ़ते हैं। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। अब इन चार पंक्तियों में भी तीन चीजों के बारे में वर्णन है। पहला, बगुले के बारे में। बगुला क्या कर रहा है? बगुले के ऊपर कलगी लगी हुई है। कलगी होती है ना, जैसे मुर्गे के ऊपर भी आपने देखी होगी, छोटी सी एक टोपी सी होती है, उसको कलगी कहते हैं। तो वो अपनी उंगलियों से, चाहे वो दो तीन जो भी उंगलियां, अपने पंजों से कह सकते हो, वो पंजों से अपनी कंगी कर रहा है उस कलगी पर, ऐसा लग रहा है। हालांकि बेशक वो अपना सिर खुजा रहा हो, लेकिन कवि को ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी अंगुलियों से उस कलगी को कंगी कर रहा हो, ऐसा लग रहा है। इसके अलावा है तिरते जल में सुरखाब पक्षी के बारे में वर्णन है। सुरखाब पक्षी होता है जो कि पानी में रहता है, और इसके अलावा एक चिड़िया है जो किनारे पर बैठी है, उसके बारे में वर्णन है। तो ये तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहले शब्द देख लीजिए। सुरखाब एक पक्षी का नाम है, पुलिन माने किनारे पर, मगरोठी एक चिड़िया है जो कि बहुत छोटी चिड़िया होती है। अब देखो इसकी व्याख्या। अंगुली की कंघी से बगुले, बगुले कंघी बनाकर, किससे? अंगुली की कंघी बनाकर कलगी संवार रहे हैं, जो उनके सिर पर लगी होती है उसको संवारते हुए नजर आ रहे हैं। और सुरखाब पक्षी जल में तैर रहा है, और किनारे पर मगरोठी मतलब छोटी चिड़िया होती है जो सोई हुई आराम से, मतलब आलस में समाई हुई है, या यूं कहें कि किनारे पर बैठी हुई वो मगरोठी चिड़िया सो रही है।
अब आगे देखिए, हंसमुख हरियाली। अब यहां इन चार पंक्तियों में कवि उसी वातावरण के बारे में वर्णन कर रहा है, लेकिन धीरे 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 अब शाम भी हो रही है। पहले तो ये वो बताता है कि अब हरियाली जो कि बहुत खुश है, बहुत लहरा रही है, वो अब सुख से अलसा गई है। अलसा गई है क्यों? क्योंकि जो सर्दी की धूप पड़ती है ना उसके ऊपर, तो वो उसके अंदर आलस आ जाता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है तो रात का जब समय आता है तो उसमें वो सो जाती है, मतलब तारों की छांव में या अंधेरे से युक्त वातावरण में वो सो जाती है। ये अब हम यहां पढ़ेंगे। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। हिम आतप, हिम का मतलब होता है सर्दी, आतप माने धूप, सर्दी की जो धूप होती है उसके बारे में। निशी माने रात, अंधियाली माने अंधेरे से युक्त, तारक माने तारों के। अब देखिए इसकी व्याख्या। हसमुख हरियाली हिम आतप, सर्दी की धूप से हंसमुख हरियाली सुख से अलसा जाती है, सो जाती है। मतलब सर्दी की धूप जब उसके ऊपर पड़ती है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो सर्दी की धूप जब उस पर हंसमुख हरियाली पर पड़ रही है तो वो सुख से अलसा जाती है, यानी आलस आ जाता है उसके अंदर और आलस से सो जाती है। अंधियाले मतलब अब अंधेरा होने पर, रात के अंधेरे होने पर वह तारों के सपनों में खो जाती है। मतलब सर्दी की धूप जब पड़ती है तो वो अलसाकर सो जाती है, और जब रात होती है तो अंधेरे से युक्त हो जाता है वातावरण, उस समय वो तारों के सपनों में खो जाती है। अर्थात वो नजारा बहुत सुंदर हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, तट का अर्थ मैंने क्या बताया था? अभी अभी तो बताया। बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब यहां चार पंक्तियों में गांव के बारे में वर्णन है। जिस गांव में ये हरियाली छाई हुई देख रहा है कवि, उसी गांव की बात करता है कवि कि ये जो गांव है ना, हीरे जैसा है, मतलब रतन जैसा है। रतन मतलब एक तरह का हीरा। वो मरकत हीरा होता है, एक मरकत रतन कह लो, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये मरकत है। अब ये मरकत होता है हरा, तो ये जो गांव है ना, ये मरकत हीरे जैसा ही है, मरकत रतन जैसा ही है, जिसमें हरियाली ही हरियाली छाई हुई है, और ऊपर से नीला आकाश ने उस गांव को ढक रखा है। तो मतलब कितना सुंदर नजारा हो गया। और ये नजारा हुआ किस वजह से? दरअसल बसंत ऋतु आती है तब ये नजारा होता है। तो बसंत ऋतु का जो आना था वो इतना अच्छा था कि हर जनमन को वो अच्छा लग रहा है। हर जनमन को मतलब हर आदमी के मन को वो भा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यही बात अब हम पढ़ेंगे। देखिए, मरकत का मतलब होता है एक रत्न, जो रत्न होता है हरे रंग का। इसके अलावा आच्छादन माने ढका हुआ, स्निग्ध माने प्रेम से युक्त, और निरुपम माने अनोखा, और हिमांत का मतलब होता है वसंत ऋतु का आना, यानी वसंत ऋतु जब आ जाती है। हिम का मतलब होता है सर्दी, और अंत माने अंत, सर्दी का जब अंत होता है तो वसंत ऋतु आती है। तो हिमांत का मतलब वसंत ऋतु का आगमन। अब देखो, मरकत डिब्बे से खुला ग्राम, एक गांव, ग्राम माने गांव, गांव जो कि डिब्बे सा खुला हुआ, मतलब खुला खुला जो गांव है, ये मरकत डिब्बे के समान है। मरकत डिब्बा मतलब उस हीरे के समान है, उस रत्न के समान है, जिसको मरकत कहते हैं, यानी हरे रंग का होता है वो। तो ये अब ऐसा हो गया है गांव जैसे हरे रंग का रत्न हो, जिसके ऊपर नीलम नभ आच्छादन, नीलम माने नीले रंग का, नभ माने आकाश, आच्छादन माने ढका हुआ, नीले रंग का आकाश ने उसे ढक रखा है। मतलब इसके ऊपर, किसके ऊपर? उस खुले गांव के ऊपर जो मरकत डिब्बे के समान है। निरुपम माने अनोखा, बसंत ऋतु का आना प्रेम से युक्त, जो कि प्रेम से भरा हुआ है, जो कि बहुत शांत है, अनोखा है। क्या है ये? वसंत ऋतु का आना ये तीन चीजों से युक्त है। पहला अनोखा है, प्रेम से युक्त है, और शांत है। ये वसंत ऋतु आने की विशेषता है, ये तीन चीजें। निज शोभा यानी अपनी शोभा, खुद की शोभा। किसकी खुद की शोभा? वसंत ऋतु की शोभा। शोभा मतलब सुंदरता। वसंत ऋतु की सुंदरता जो प्रेम से युक्त है, शांत है, अनोखी है, इसने जन मन को यानी लोगों के मन को हर रखा है, हरण कर रखा है, अर्थात बहुत सुंदर लग रही है। हर इंसान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। ये बात थी इन चार पंक्तियों में। बच्चों आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी कविता की रिटन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, जो लिखित में, मतलब मैंने अभी जो बोला व्याख्या वो तो ओरली थी, बोल ली मैंने, लेकिन आपको लिखित में भी तो चाहिए होगी, आपको जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए होंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी चाहिए होंगे। तो ये चारों चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। यहां पर आपको ये चारों चीजें एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस कविता को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस कविता को अच्छे समझ चुके हो तो आप देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अरहर और सनई की बालियां
किस रंग की हैं? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। आगे बढ़ते हैं। अरहर और सनई की बालियां किस रंग की है? आपके ऑप्शन पीले, बी सुनहरी, सी सफेद, डी हरे। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुनहरी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नीली नीली कलियां किस पौधे की हैं? बच्चों आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए अरहर, बी अलसी, सी मटर, डी सरसों। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी अलसी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? आपके ऑप्शन ए वसंत, बी सर्दी, सी गर्मी, डी वर्षा। आसान सा है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए वसंत ऋतु। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। नदी की लहरों से रेत पर कैसे निशान बन गए? आपके ऑप्शन ए सरिये जैसे, बी सांपों जैसे, सी पहिए जैसे, डी लता जैसे। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी सांपों जैसे। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी क्लास रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। यहां आपको आपकी क्लास रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।